जैसे कि हम बात कर रहे थे, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ लाइट इंटेंसिटी को कम करने के लिए और शेडिंग करने के लिए क्या प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? यहाँ पे मैं 75% शेड नेट का इस्तेमाल कर रखा हूँ छत में, जो कि अभी भी कम है। मैं इसको बढ़ाने के प्रयास में हूँ। और जो मेरा बाउंड्री है, जो पॉली हाउस का जो दीवार होता है, जो पर्दा होता है, उसमें मैं 3 लेयर का प्रोटेक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक लेयर मैंने ब्लैक नेट डाल रखा है, एक फिर ग्रीन नेट डाल रखा है, और उसके ऊपर इंसेक्ट नेट और है। इस तरह से 3 लेयर की शेडिंग कर रखी है, जिससे मेरी लक्स जो है, लाइट इंटेंसिटी जो धूप की तीव्रता होती है, लाइट की तीव्रता होती है, उसको लक्स में नापा जाता है, जो मैं 50,000 से कम करना चाहता हूँ। 50,000 से कम होने पे ही मेरा पौधा ये सस्टेनेबली इस पे ग्रीननेस रहेगी। अगर ये पत्ता थोड़ा भी इसमें लाइट ज्यादा हो जाती है तो इस पत्ते में थोड़ा येलोनेस आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे गैप है, गैप के नीचे का प्लांट को देखेंगे, उसमें हल्का येलोनेस आ जाता है पत्तियों में। तो ये बहुत फोटो सेंसिटिव क्रॉप है। इसमें थोड़ा सा भी लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाए या जो धूप की तीव्रता बढ़ जाए, गर्मी बढ़ जाती है, तो इसमें सीधा सीधा मुरझान दिखने को मिल जाता है। तो हम जितना कम हो सके, इसमें जो लाइट का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रेंज जो होता है वो 15,000 लक्स से लेके 45,000 लक्स में हेल्दीयर ग्रोथ साइकिल क्रिएट करता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम 40 to 45,000 में मेंटेन करके रखें, उसके ऊपर एक्सीड ना करें। सर, जैसे कि इसमें आप अपना क्लाइमेट किस तरीके से मेंटेन करते हो और इरिगेशन की क्या मेथड है आपका? इरिगेशन करने के लिए मैं यहाँ पे ड्रिप की पाइप्स बिछा रखा हूँ और उसको स्प्रिंकलर से कनेक्ट कर रखा हूँ। और क्लाइमेट कंट्रोल करने के लिए मेरे पास यहाँ फॉगर्स लगे हुए हैं, जो कि यह 5 HP का बोर है और ये सोलर पैनल के द्वारा चलाया जाता है। इसका भी लाभ मुझे सरकार के द्वारा ही मिला और इससे पानी निकलता है। यहाँ पे मेरे पास सैंड फिल्टर लगा हुआ है। मेरी पानी की टर्बिडिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे, लगभग 42 के आसपास की मेरी TDS है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे और कोई दूसरे फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सैंड फिल्टर से पानी होते हुए एक मेन लाइन मेरा अंडरग्राउंड बिछा हुआ है। इस तरह से मेन लाइन अंडरग्राउंड पानी ये सप्लाई होता है इन वॉल्स को। ऐसे 6 पार्ट में डिवाइडेड है मेरा पूरे सारे बिल्डिंग्स। ये वॉल्व ओपन होते हैं तो एक एक पार्ट में पानी जाता है। पानी जाने के लिए यहाँ पे एक ड्रिप पाइप लगी हुई है और यहाँ पे स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं। सिर्फ ये स्प्रिंकलर से ये 1.5 मीटर के स्पैन में पानी 1.5 फीट का स्प्रिंकलर अम्ब्रेला बना देता है और ये पानी पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इससे लगभग 15 मिनट ही मुझे इसको चलाना पड़ता है, जिसमें मेरा मॉइस्चर कंटेंट जो कोयले का होता है, ये मीटर में चेक करने पे हमको 7 to 8 मॉर्निंग में होना चाहिए और इवनिंग आते तक इसको 2 से नीचे आ जाना चाहिए, ताकि इसमें स्नेल्स का रिप्रोडक्शन खत्म हो जाए। और टेम्परेचर की आप बात करते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर अपर लिमिट पे पॉली हाउस के अंदर 50-55 डिग्री तक जाता है, जिसको हम कंट्रोल करने के लिए ऊपर फॉगर्स लगा रखे हैं। फॉगर्स को हम चलाते हैं और टेम्परेचर को हम रिड्यूस करते हैं बिलो 45। और 45 के नीचे आने के बाद हमको ह्यूमिडिटी बहुत मस्ट है, क्योंकि ह्यूमिडिटी गर्मियों में लॉस हो जाती है। इस पौधे के लिए एकदम मैंडेट जो रेंज है ह्यूमिडिटी की वो है 65 to 85%। 65% के नीचे आने के बाद पौधों में मुरझान आने लगती है और जितने सारे मेरे पौधे मुरझा जाते हैं तो मैं एक इंटेंसिव केयर यूनिट बना के रखा हूँ। ये टेबल वही है, इसमें लाके मैं उसको स्पेशली अलग कंडीशन में ट्रीट करता हूँ। ये पूरे बिल्डिंग का सेंटर हिस्सा है तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी हाईएस्ट मिलती है मुझे, यहाँ पे एयर सर्कुलेशन बेस्ट मिलता है और यहाँ पे ट्रीटमेंट भी उनको अच्छे से दे पाता हूँ। इस तरह से मैं यहाँ का क्लाइमेट कंट्रोल करता हूँ और हर पौधों को सेपरेटली मैनेज करता हूँ। हर पौधे को इंडिविजुअली हम ट्रांसप्लांट करते हैं और वापिस उनको जहाँ यथास्था लगाते भी हैं और सारे पौधे हमारे स्टेबल हो जाते हैं। फिर आपको प्रशासन या सरकार के द्वारा ऐसी कोई योजनाएं हैं जिनका आपको लाभ मिल रहा है या मिल चुका है? इस पॉली हाउस को बनाने के लिए मेरी लागत का और लोन का, इसके अनुसार सरकार में 50% का अनुदान की स्कीम है, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा मैंने अप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा मुझे स्टेट गवर्नमेंट से फेंसिंग की सुविधा उपलब्ध की गई है। मुझे क्रेडा जो सोलर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा सोलर पैनल 5 HP का सोलर पैनल, पंप और तार की व्यवस्था कराई गई है। इस तरह मुझे ये तीनों की लाभ में लगभग 56 लाख का अनुदान मुझे प्राप्त हुआ इस प्रोजेक्ट में, जो कि अभी मिलना बाकी है। जी, आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर कोई एक आम किसान इस पॉली फार्मिंग की ओर अपना रुझान अगर रखता है तो उसे आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे, और जिस तरीके से आपने सरकारी योजनाओं का लाभ लिया तो उसमें आपके क्या क्या फायदे हुए, कितनी बचत हुई और कितनी सहायता मिली, आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे? पॉली हाउस की खेती एक बहुत सुरक्षित खेती, प्रोटेक्टेड फार्मिंग कहा जाता है। बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है और ये थोड़ा जहाँ वाटर लेवल कम है वहां के लिए बहुत उपयुक्त है। सड़क के पास होना चाहिए ताकि आपका आवागमन आसान हो सके और आपका पैदावार भी आपको लाने ले जाने में आपको सहायता मिल सके।
ऐसी कंडीशन होने के बाद सरकार में आप आवेदन दे सकते हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में दे सकते हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो स्टेट हॉर्टिकल्चर बोर्ड है वो प्रोवाइड करता है उसमें दे सकते हैं। दोनों में अनुदान 50% का है। यह हर किसान 1 एकड़ के क्षेत्र में मिनिमम स्केल 1 एकड़ का रखना इसलिए जरूरी है कि उसके नीचे में इकोनॉमिक सटीक नहीं बैठ पाएगा। अगर आप चाहे तो आप 10,000 स्क्वायर फीट पे भी लगा सकते हैं, बट वो इकोनॉमिक सटीक नहीं बैठ पाता है। तो 1 एकड़ से ही मिनिमम स्केल पे शुरुआत की जाती है इसकी, और हर किसान इसका लाभ ले सकता है सीधा NHM या NHB के द्वारा। इसमें अनुदान 50% का छत्तीसगढ़ में दिया जाता है। जैसा कि आपने बताया, आपने इन पौधों को बाहर से लेके आए हैं, तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है? कहाँ से ये पौधे आए हैं और लेके आए हैं आप? इन पौधों को मैंने थाईलैंड से यहाँ मंगवाया है। पौधे को मंगवाने की प्रक्रिया होती है पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन, जो कस्टम की नियम होती है। कोई भी पौधा विदेश से जब भारत आता है उसको सरकारी क्वालिफाइड सर्टिफाइड फैसिलिटी में क्वारंटाइन किया जाता है 2 महीने का। तो मैं इन पौधों को थाईलैंड से लगभग 50 रुपए की कीमत में खरीद के लाया। भारत में मैंने इसको क्वारंटाइन कराने का मुझे खर्चा आया लगभग पर पौधे के पीछे 13 रुपया, और उसको यहाँ तक लाने के लिए फिर मेरे पास और खर्चा आया, तो पर पौधे के पीछे 5 रुपए की लगभग की लागत आई। अब मुझे यहाँ तक पौधा लाने में 80 रुपए की कीमत पड़ी है एक पौधे के पीछे। किसानी को एक युवा किसान के रूप में कैसे देखते हैं? इसमें क्या भविष्य नजर आता है आपको? कृषि ही भविष्य है, ये कहावत ही नहीं सच है। मैं भी इसमें इसी भाग्य से आया। मैं AI सेक्टर में जॉब कर रहा था तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैं डर गया। डरा इसलिए क्योंकि आने वाले समय में सारी कंप्यूटर की नौकरियों को वो खा तो बैठेगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कृषि एक लौता माध्यम है जो पहले से किया जा रहा है, और भविष्य में भी सबसे आखिरी तक यही चलेगा, क्योंकि आखिरी तक इंसानों को अन्न जल की तो जरूरत पड़ेगी। इसके बिना आप जी नहीं सकते हो। तो जल तो भगवान दे रहा है, जल का उपयोग करके आप अन्न पैदा करिए। अन्न के अलावा भी और चीजें, जैसे मैं यहाँ फूल की खेती कर रहा हूँ, तो बहुत सारी खेती का कोई लिमिट नहीं है। आप इतनी वैरायटी है आपके फलों की, फूलों की, अनाज की, कि आप गणित नहीं कर सकते हैं, गिनती नहीं से कर सकते हैं। अगर आप 1 एकड़ में, मैं अगर 45 से 50 लाख का टारगेट कर सकता हूं, तो आप मिनिमम स्केल में 10 से 15 लाख रुपए आप टमाटर की खेती से ही कमा सकते हैं। तो इस तरह से आप खेती, अगर उन्नत खेती करते हैं, पॉली हाउस के ही मैं गणित बताता हूं। अगर कोई युवा किसान अगर शुरुआत करता है एक पॉली हाउस में, लगभग 200 टन टमाटर पर ईयर निकाल सकता है। कुकम्बर की बात करें तो वही 140 से 150 टन निकाल रहे हैं मेरे मित्र लोग। तो उससे आमदनी अगर मैं गणित करूं तो 34-35 लाख रुपए 1 एकड़ से आप किसानी करके निकाल सकते हैं पॉली हाउस के अंदर, जो कि खुले खेती के अनुमान में 10 दुगनी है। खुले खेती में आप टमाटर की खेती करते हैं, आप 10 से 12 लाख रुपए की कमाई के ऊपर टारगेट करते हैं। वही आप पॉली हाउस में करते हैं तो 30 से 32 लाख रुपए का रेंज आ जाता है। अब पॉली हाउस में सबसे बड़ी खासियत होती है, आप जमीन से लेके आप 4.5 मीटर की पूरी हाइट की बिल्डिंग में आप अपने मचान बांध सकते हैं। तो खेती में आपकी प्रोडक्शन डबल हो जाती है, आपका मचान डबल हो गया, आपकी प्रोडक्शन डबल हो जाती है। आपको तकनीक के ऊपर जाने की आवश्यकता है। जो युवा किसान है कि खेती को पहले जैसा बहुत मेहनत वाला टास्क ना देखते हुए उसको एक शेड्यूल्ड ओरिएंटेड टास्क देखा जाए, कि भाई आज मैं पौधा लगाऊंगा तो मुझे 4 महीने बाद वो फसल बिक के मिलेगा। और ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है। आपका स्ट्रक्चर बनने की देरी है पॉली हाउस। प्रोटेक्टेड फार्मिंग इसलिए क्योंकि हमारा ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रहा है, हमारा प्रदूषण लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हमें तो कभी कभी सांस लेने में तकलीफ होती है शहरों में। हमारे शहर अब रहने जीने लायक नहीं रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय आपको शहर छोड़ के यहाँ आना बसना पड़ेगा। कोरोना के बाद जो भाग के मैं आया, मैं लौटने से ही डर गया, तो कभी ना कभी नया कोरोना भी आएगा। तो किसान जो है, युवा किसान है, वो उन्नति की ओर अगर देखते हैं तो कंप्यूटर और पढ़ाई जैसी चीजों को आप दूर रखिए। हमारे यहाँ 90% लोग सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारियों में भिड़े हुए हैं। सरकारी नौकरी हर किसी को थोड़ी मिलेगी, और हर कोई सरकारी नौकरी के लिए होता भी नहीं कि आप उस रेस में भागते रहें। आप कुछ अपना कीजिए, आप नया कीजिए। उन्नति की ओर बढ़ना है तो तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तकनीक कहाँ? तकनीक जमीन में की जा सकती है। ये विरासत है जो कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठ के कर सकती हैं। आपकी नौकरी थोड़ी 7 पीढ़ी कर पाएगी, वो तो एक करके निकल गया। आत्मनिर्भर आप नहीं हुए, आपका पुत्र भी होगा, आपकी जो संतान होगी वो फिर नौकरी की तरफ भागेगी। मेरे पिताजी सरकारी अधिकारी, उम्र बीत गया बट इतना ही मदद कर पाए कि एक घर बना पाए, और इसके लिए मुझे लोन में मदद कर पाए। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरा जो संतान हो, मेरी आगे वाली आने वाली पीढ़ी हो, वो मुक्त हो जाए इन सब चीजों से। अभी मैं युवा हूं, मेरी शादी नहीं हुई, मैं पढ़ाई करके नौकरी करके जस्ट अलग हुआ हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी अगली पीढ़ी या मेरे जैसे लोग नौकरी के बंधन में गुलामी की ओर भागते रहें। उनको आजाद होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, तभी हमारा देश विकसित होगा। बहुत ही अच्छी बात कही आपने, और कहीं ना कहीं एक प्रेरणादायक कहानी है आपकी। जिस तरीके से आपने बताया कि आपने एक अच्छे पैकेज का जॉब छोड़ के आज एग्रीकल्चर की ओर
यहाँ अग्रसर हुए, पॉली हाउस फार्मिंग आप कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने और भी युवा हैं और जितने ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने आप को बेरोजगार महसूस करते हैं, नहीं, वो बेरोजगार नहीं है। अगर वो चाहे और अपने आप को थोड़ा अग्रसर करके आगे अगर कुछ करना चाहे तो आपकी विरासत में मिली ज़मीनें और आपसे नेचर से जुड़ा हर एक चीज़, चाहे पानी और एटमॉस्फेयर से भी आप अपनी रोजगार को जन्म दे सकते हैं। हमारे सामने प्रेरणा के लिए एक व्यक्ति ऐसे है आपके सामने मौजूद, श्री पुष्पक साहू जी, जो कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी कहानी जिस हिसाब से बताई, ये भी कहीं एक अच्छा जॉब कर रहे थे, उसके बाद भी इनको जब लगा कि हमें अग्रसर होना चाहिए एग्रीकल्चर की ओर, भविष्य क्योंकि वही है, जिस तरीके से चीज़ें तकनीकी हो रही है और कहीं ना कहीं जॉब और इंसानों को वो चीज़ें नुकसानदायक हो रही है, ये अग्रसर हुए आपके फार्मिंग की ओर। मैं चाहूँगा कि हमारे जो युवक है राज्य में, देश में, वो अग्रसर हुए फार्मिंग की ओर और एक बार ज़रूर इन चीज़ों पे विचार करें और अपना रोजगार स्वयं चुनें और खुद को आत्मनिर्भर बनाएं। ये पॉली फार्मिंग में आप इन पौधों का रख रखाव और देखभाल किस तरीके से करते हैं? यहाँ इसमें रख रखाव करने के लिए ज्यादा नहीं, इसको कोड़ा देना पड़ता है। इसके लिए मेरे पास 6 वर्कर्स हैं जो कि स्थायी रूप से आते हैं मेरे पास। रोज सुबह आते हैं 6 बजे और दोपहर के 1 बजे तक वो यहाँ कार्य करते हैं। और वही दवाइयों का भी जो स्प्रे है वो मैनुअली किया जाता है। मेरे पास 2 HP का पंप लगा रखा हूँ, एक इलेक्ट्रिकल पंप जो कि सोलर से ही डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो 8 बजे से 12 बजे तक वो स्प्रे करके हर 2 दिन में मेरे को यहाँ दवाइयों का छिड़काव करना पड़ता है। फर्टिलाइजर हफ्ते में 2 बार लगते हैं, एक बार इंसेक्टिसाइड्स लगते हैं प्लस फंगिसाइड साथ में मिक्स हो जाता है। तो हफ्ते में 3 स्प्रे करने के लिए 2 लड़के रखे हैं और बाकी 4 महिलाएं हैं जो कि इनमें से घास निकालने का काम करती हैं, जमीन से घास निकालने का काम करते हैं। इन पौधों में कोयला जब पानी डलता है तो ये बिखर जाता है, तो वापस चढ़ाने का भी ज़रूरत पड़ता है। और जब ज़्यादा सॉल्ट डिपॉजिट होता है तो इसको जब ये पलटते हैं तो सॉल्ट भी नीचे बैठ जाता है। तो इतना काम वर्कर्स का होता है। तो ऐसे 6 वर्कर्स को मैं रोजगार दे के रखा हूँ यहाँ पे, जो स्थायी रूप से यहाँ पे पूरा मदद करते हैं मेरी। मेरा ये सवाल था आपसे, जैसे कोई ऐसे किसान या ऐसे व्यक्ति जो कि फार्मिंग की क्षेत्र से नहीं है और वो अग्रसर हो रहे हैं ये फार्मिंग की ओर, पॉली फार्मिंग की ओर, तो उसे आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? किस तरीके से वो ये फार्मिंग कर सकता है? इसके लिए कोई प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत होती है, इसके लिए कोई स्टडी करनी पड़ती है, ऐसा कुछ चीज़ें हैं? तो मैं जब शुरुआत किया था मुझे भी कोई नॉलेज नहीं था। मैं इंटरनेट से जितनी पढ़ाई कर सकता था मैंने इंटरनेट से पेपर की पढ़ाई की, अलग अलग रिसर्च पेपर पढ़ाई किया मैंने, क्या न्यूट्रिएंट्स लगता है, कितना पौधा को ग्रो करने के लिए क्या लगता है, ये सारा पेपर, रिसर्च पेपर गूगल में आपने पढ़ लोगे, रिसर्च गेट में पढ़ लोगे, जो अच्छे पब्लिश पेपर्स हैं वहां से मैंने इसकी पढ़ाई की। अब इन पौधों को पालने की बारी आती है। जैसे हम हमारे घर में भी जानवर होते हैं तो हम उसको वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वैसे ही पौधों के डॉक्टर को एग्रोनॉमिस्ट बोला जाता है। तो हर पौधों के हर अलग अलग तरह के खेती के लिए अलग अलग एग्रोनॉमिस्ट, हमारे देश में बहुत सारे एग्रोनॉमिस्ट हैं जो कि हमारे कृषि विद्यालयों से पढ़ के निकले हैं और इन खेती के डॉक्टर हैं। वो हर तरह के सलाह देने के लिए वो लोग बहुत तत्पर होते हैं और हमेशा उपलब्ध होते हैं। उनसे आप संपर्क कीजिए। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और आप ये खेती करना चाहते हैं तो आप एग्रोनॉमिस्ट से बात कीजिए। आपका एग्रोनॉमिस्ट हर चीज बता देगा कि आपको ये खेती कैसे करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारा सुझाव। मैं भी आज भी एग्रोनॉमिस्ट मेरा हर महीने आता है और उसके सुझाव पे ही मैं अपना पूरा न्यूट्रिशन साइकिल बनाता हूँ पूरे महीने का, और उसी पे ही निर्भर होकर आगे चल रहा हूँ। मुझे जैसे डॉक्टर रखता है वैसे ही वो मेरा डॉक्टर है इन पौधों के लिए। मुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये कोई मशीन नहीं है कि इसके लिए आप मैकेनिक ढूंढेंगे। ये एक पौधा, एक जीता जागता पौधा है। इसको ऐसा, ये एक बड़ा पॉली हाउस, एक आईसीयू बिल्डिंग की तरह है। हर पौधा है उसमें एक आईसीयू के अंदर रखा हुआ एक मरीज है। आप ये समझ के उसको बड़ा कीजिए। जब ये हेल्दी हो जाएगा तो ये आपका पॉली हाउस एक बिल्डिंग की तरह काम करेगा। जो ये पौधे घर में आए हुए हैं, किराए के घर में जैसे हम रहते हैं शहरों में, वैसे ये हम मेरे यहाँ किराए में रहने आए हैं। ये जब मार्केट में जाएंगे तो मेरे लिए पैसे लेके आ जाएंगे। तो इस तरह से आप अगर सोच के खेती में आएंगे तो आप रियल एस्टेट समझिए इस चीज को। ये डेवलप करके आपको देगा। ये पौधा नहीं, ये किराएदार है जो कि ये जाएगा मार्केट में तो मेरे लिए पैसा लेके आएगा। आपका सिर्फ इसका इलाज करना है, इसको सही समय पे रखना है। खेती कोई ऐसा बड़ा विज्ञान, रॉकेट साइंस नहीं, ये हमसे जुड़ा हुआ जिंदगी का एक हिस्सा है। आप इसको ऐसा समझ के करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इससे आपको घबराने की या सोच विचारने की जरूरत नहीं है। शुरुआत करने की देरी है। नया कुछ शुरुआत करेंगे तो आपको हमेशा कोई ना कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। आज के मॉडर्न दौर में एआई, इंटरनेट और एग्रीकल्चर की ओर आप क्या देखते हैं? एआई इज द फ्यूचर। ये बोलने की बात नहीं है, सत्य है।
फ्यूचर नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से एआई आपके कदमों में नहीं, आपके फोन पे आ चुका है, आप घड़ियों में आ चुका है, आपके कान तक पहुंच गया है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं, इसके साथ जीने की जरूरत है। एआई का उपयोग कृषि में इस तरह से कर सकते हैं, आप सेंसर्स लगा सकते हैं। सेंसर्स आपको बता देंगे कि आपकी मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, आपकी नमी कैसी है, आपका खाद कैसा, आपकी दवाइयां कैसी है। आपके पौधों का भी टेम्परेचर चेक होता है। आपने कभी सोचा है? इन पौधों का भी टेम्परेचर चेक होता है। आप छुएंगे तो ये पौधा गर्म है कि ठंडा है, ये भी एक उसके जीवन पे बहुत बड़ा असर करता है। पौधों को जांचने का तरीका सबसे पहले दोपहर में उसका टेम्परेचर कितना जा रहा है ये होता है। तो एआई और इंटरनेट को आप जब कनेक्ट करेंगे तो इंटरनेट का दुरुपयोग भी लोग करते हैं। मैंने सदुपयोग किया, मैंने इंटरनेट से ही पढ़ाई की, इंटरनेट से सीखा जितना हो सकता है इस पौधे के बारे में, मैंने इंटरनेट से ही सीखा। विदेशों में लोग कैसे कर रहे हैं, सबसे बड़ा जो ऑर्किड का फार्मर है थाईलैंड, वो कैसे कर रहा है, उसके बारे में जानकारी भी मुझे इंटरनेट से मिली। हर जानकारी इंटरनेट पे उपलब्ध है। ये तथ्य ये है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप सही चीज पढ़ रहे हैं कि गलत चीज पढ़ रहे हैं, कितना अच्छे रिसर्च पेपर आप पढ़ते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आपका ज्ञान कितना खुल रहा है। तो एआई सेक्टर में अब क्या देखते हैं, एआई सेक्टर में हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, वेदर स्टेशन है, सेंसर्स है, बहुत भिन्न भिन्न तरीके के सेंसर्स हैं। उसको हमको इंस्टॉल करना, वो लागत ज्यादा आती है शुरुआत में, पर उनका लागत से हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है। हमको पानी कब डालना है, पानी कब नहीं डालना है, हमका तापमान कितना रखना है, कितना नहीं रखना है, हमारे खाद में कितना कंसंट्रेशन बढ़ाना है, कितना कम करना है, वो हम हर चीज डेली बेसिस पे एनालाइज कर सकते हैं, वो भी अपने फोन में बैठे बैठे। हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरे पॉली हाउस में 8 सेंसर्स लगा रखे हैं मैंने, जो मेरा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर का पीएच, मेरे चारकोल का पीएच और मेरे पौधों का टेम्परेचर, ये सारी जानकारियां मेरे फोन पे वो दे देते हैं। इससे मेरा फायदा ये होता है कि मेरे पौधों का जो ग्रोथ है वो कितना स्पीड है, कितना फर्टिलाइजर में कब यूज करना है, कब नहीं यूज करना है, कौन सा फर्टिलाइजर किस दिन में यूज करना है, ये मैं पहले डिसाइड कर सकता हूँ। आप फास्फोरस गर्मी के दिनों में डाल देंगे तो पौधा मुरझाने लगेगा, वही ठंड में डालेंगे उसका रूट ग्रोथ बहुत तेज हो जाएगा। तो एनपीके का बैलेंस भी अलग अलग तरीके से शेड्यूल करने में एआई और इंटरनेट मेरी मदद किया है। जैसे कि आपने काफी कुछ जानकारी हमें यहाँ दी, मैं आगे आपसे ये भी सवाल करना चाहता हूँ कि किन किन परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ा होगा यहाँ पे परेशानियों का सामना जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूँ। मुझे बनाने के समय मेरे खेत की मिट्टी लेवल बहुत कम थी, मुझे मिट्टी पटाना पड़ा। फिर यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, गांव का क्षेत्र है तो बहुत जानवर आते हैं, तो जनरली पॉली हाउस में लोग फेंसिंग नहीं करते, मुझे फेंसिंग भी करना पड़ा ताकि जानवर आके मेरी बिल्डिंग को डैमेज ना कर दें। प्लस यहाँ बहुत सारे कटीले पेड़ पौधे थे, जब मैंने सफाई की तो बहुत सारे कांटे जाग रहे थे, उनकी सफाई में मेरा बहुत अच्छा मेहनत लग गया था। फिर मेरे पीछे नाला है तो फ्लड जोन हो जाता है, तो मुझे खेती में जमीन की खेती से ऐसे ही हट गया था, तो जमीन के अलावा किस खेती पे जाऊं, तो तब मैंने रेस्ड बेड सिस्टम का चुनाव किया। अब नई जब परेशानी आती है, जब बारिश का महीना आता है तो बहुत तेज हवाएं चलती है, तो मुझे हवा की दिशा के अनुसार खिड़कियों को खोलना और बंद करना पड़ता है पॉली हाउसेस का। तो मेरे पास 3 बिल्डिंग है, तो मेरी जो छोटी बिल्डिंग है वो सबसे ज्यादा जल्दी डैमेज हो जाती है, बड़ी बिल्डिंग में हवा जल्दी जल्दी निकल जाता है। तो कभी भी 1000 स्क्वायर मीटर से छोटे साइज की बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए। मैंने 1000 स्क्वायर मीटर की जमीन बनाई है, उसमें पॉली हाउस जो है उसमें बहुत ज्यादा एयर प्रेशर अंदर आ जाता है, तो ऊपर का जो पॉलीथीन है वो उड़ जाता है, तो उसको फिर बनाना, रिपेयर करना वो एक टीडियस टास्क हो जाता है। तो इस तरह की सबसे पहला चैलेंज होता है अपना क्लाइमेट, जो कि एनवायरमेंट का होता है, जिसमें हवा बहुत तेज आती है, फिर बारिश बहुत तेज आती है तो उसको तो ये झेल लेता है, बट एक्सट्रीम जब रेन आती है तो जो गटर होते हैं वो भी ओवरफ्लो होने लगते हैं। तो उसके लिए भी सही आपका गटर का लेंथ और आपकी पॉली हाउसेस की विड्थ का चुनाव आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो जैसे कि मेरा इस सामने का पॉली हाउस थोड़ा एक्स्ट्रा लंबा है, तो मेरा गटर यहाँ पे ज्यादा भर जाता है, तो यहाँ पे मुझे पानी एक्स्ट्रा जल्दी निकालने के लिए स्लोप बढ़ा के रखना पड़ा। अगर मैं स्लोप थोड़ा भी कम करता हूँ तो फिर पानी अंदर आने का भी खतरा हो जाता है। तो बारिश के ऊपर है कि आप कितना मैनेज करेंगे, तो अलग अलग परेशानियां अलग अलग कंपोनेंट्स के वाइज आपको फेस करनी पड़ेंगी। पुष्पक जी, मेरा आपसे एक यह सवाल था कि आप धमतरी की उन्नति और विकास के बारे में क्या सोचते हैं? धमतरी में कृषि क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन है, जिसमें से 80% धान की खेती होती है और 10% सब्जी भाजियों की खेती होती है, टमाटर की और अन्य प्रकार की सब्जियों की। मात्र 0.05% ही है जो पॉली हाउस फार्मिंग कर रहे हैं गुलाब की या कुकम्बर की या शिमला मिर्च की, जो इस क्षेत्र में की जाती है। यहाँ विकास देखा जाए कृषि क्षेत्र में तो अत्यधिक अपॉर्चुनिटीज है यहाँ, क्योंकि एक कृषि क्षेत्र है, किसानों को आके एक समूह में जुड़ने की जरूरत है और एक साथ डिसीजन लेके धान से बाहर जाने की
फैसला लेने में उनका बहुत आभार रहेगा और यही आगे जाने का रास्ता भी रहेगा। तो ये थे श्री पुष्पक साहू जी, जिनका जीवन परिचय आपने देखा, इनकी मेहनत देखी और किस तरीके से ये अपनी सोच और अपने सपनों के साथ चलकर आज एक इतना बड़ा ये व्यवसाय, ये कृषि फार्मिंग जिसे हम बोलते हैं, वो कर रहे हैं। आप भी इसी तरीके से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जिसके लिए प्रशासन आपके लिए बैठी है। आप उनसे मदद ले सकते हैं, चाहे लोन की फैसिलिटी हो, चाहे रिसोर्सेज की फैसिलिटी हो, और आपकी और मदद इनके वीडियो के माध्यम से काफ़ी हो जाएगी। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में पॉली फार्मिंग वो भी आजीविका के क्षेत्र में कोई नहीं करते हैं। तो ये हमारा जो वीडियो है आपके लिए एक संदेश के तौर पे है कि आप अपना रोजगार चुन सकते हैं। ये भी एक सेगमेंट होता है जिसमें आप फार्मिंग कर सकते हैं। नॉट ओनली पॉली फार्मिंग में आपको सिर्फ फ्लावर्स का, बल्कि आप साग सब्जियां और ऐसी कई अन्य वैरायटीज है जिस पर आप कर सकते हैं। तो आपको फार्मिंग की ओर ज़रूर अग्रसर होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि एक ऐसे एग्जाम्पल, एक प्रेरणादायक व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं। आप इस चीज़ों की ओर अग्रसर हो, प्रशासन से मांग अपनी रखें और सभी एक समूह में जुड़कर काम करें, किसान और किसानी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अन्न है तो कल है और हम हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सचिन। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतना इन्फॉर्मेशन आपने दिया जो कि शायद यहाँ काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा हमारे किसान भाइयों के लिए और ऐसे नए युवाओं के लिए जो एग्रीकल्चर को एक नए रूप में करना चाहते हो और उन्हें आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया उन्हें मिलेगी आपके वीडियो के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पक साहू। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी किसान भाइयों को मेरी आवश्यकता हो, मेरे से और जानकारी चाहिए हो या पॉली हाउस निर्माण में जानकारी चाहिए हो, हर तरह की जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराने में जरूर भागीदारी बनूंगा। आपको जो भी मदद चाहिए आप मेरे संपर्क किए गए नंबर पे आप कृपया जुड़ सकते हैं।